अगर पुराने टीआरई 1 को देखें या 2 को देखें और 3 को देखें तो जमीन और आसमान का अंतर है। कहने का तात्पर्य यह है कि टीआरई 1 में बच्चों को बहुत कम समय मिला, टीआरई 2.0 में भी बहुत कम समय मिला, लेकिन अभी अगर आप बात करें तो टीआरई 3.0 के अंदर में बच्चों के पास खूब सारा समय है। आज अगर आप बात करें तो आज जो है आपके पास 1 जनवरी है, 1/1/2024 है और बच्चों की जो परीक्षा है वो 24/8 को है। मतलब मान के चलिए कि लगभग 8 साढ़े 8 महीने इनके पास पूरा है। लेकिन अब दो चीजें और हम आपको बताते हैं। टीआरई 2.0 का जब पेपर हुआ तो हमने भी पेपर को देखा, हमने भी एनालिसिस कराया और हर व्यक्ति को अपनी कमियां ढूंढनी चाहिए, हम लोगों ने देखा। एक बात जो मेरे क्लियरली मुझे विजिबल दिखा वो ये दिखा कि चाहे परीक्षा 6 to 8 की रही हो, चाहे वो 9 10 की रही हो, चाहे 11 12 की रही हो, जो एनसीईआरटी का कवरेज था सर वो एनसीईआरटी पूरा का पूरा क्लास 1 to 12 का कवर हो रहा था। जैसे ज्योग्राफी के अंदर में अगर मैं देखूं, ज्योग्राफी में क्लास 10 की ज्योग्राफी से और क्लास 11 की जो फिजिकल ज्योग्राफी वाली किताब है उन दोनों किताबों से 10th और 11th की किताबों से हूबहू लाइन बाय लाइन, मैं कहिए तो स्क्रीनशॉट भी आपको दे दूंगा, वीडियो में लगा भी सकते हैं, लाइन बाय लाइन प्रश्न आए थे। इसीलिए मैं इस बार दो चीजें छात्रों से कहना चाहता हूं। पहली बात, इकोनॉमिक्स की बात कर ले तो इकोनॉमिक्स में से चाहे वो आप किसी भी शिक्षक से पढ़े हो आपसे सारे के सारे सवाल नहीं बन सकते थे, ऐसा प्रश्न था। और देखिए एक बात और भी है कि पेपर जब हो जाता है निकलने के बाद ज्ञान देना बहुत आसान है कि पेपर बहुत आसान है, लेकिन बच्चों से पूछिए जो उस प्रेशर के अंदर में परीक्षा देते हैं, परीक्षा का पेपर कभी आसान होता नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। अब आते हैं दूसरी बात पे कि तैयारी का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। अब इस बात को समझिए कि सबसे ज्यादा जो कंसीडरिंग चीजें हैं वो क्या है, वो है उनके सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो अभी 3 है पेपर में, सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है, सेक्शन 3 है। सेक्शन 1 के अंदर में उनके वो लैंग्वेज वाले पेपर थे जिनको इस बार 0 कर दिया गया था, इस बार आयोग कम से कम ये 0 ना करेगा। दूसरा जो सेगमेंट है वो जीएस का सेगमेंट है जहां पर बच्चे बहुत सारे पिछड़ रहे थे, और तीसरा उनका सब्जेक्ट्स है। सब्जेक्ट्स के अंदर में ये देखने को मिला है कि अमूमन सब्जेक्ट्स के अंदर में बच्चों ने बहुत हाई स्कोर किया। अब हाई स्कोर करने वाले कौन लोग थे? जो पहले से किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में पढ़ाते थे, और ये बात या कोचिंग, ये सच है या नहीं आप बताइए। बिल्कुल सच है। तो सवाल ये उठता है कि फिर से वो लोग आएंगे तो इस बार बच्चे क्या करें? इस बार बच्चे बस इतना ही करें। हमने खुद की बात मैं अपनी करता हूं क्योंकि ऑफिसर एकेडमी आप जानते हैं शिक्षक भर्ती में जब कहा जाता है तो मैं तो आपको भी कहता हूं कि आप माइक उठाइए और बिहार का कोई स्कूल ढूंढ जाइए, वहां अगर जो शिक्षक मिलेंगे वो ऑफिसर एकेडमी के छात्र जरूर होंगे। सर बहुत जल्द इस सर्वे को मैं कर रहा हूं, हम लोग इससे पहले आपका बिल्कुल स्वागत है, आप जाइए करिए। लेकिन मैं 2-3 चीजें इन छात्रों को बताना चाहता हूं। आप ना लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी डिसाइड करिए। हर बच्चे का प्रायोरिटी अलग है। जैसे इतिहास के अंदर में जो सबसे ज्यादा छकाया शायद ही कोई बोलेगा वो था वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व का इतिहास, क्योंकि विश्व का इतिहास ना दरोगा के बच्चे पढ़ते हैं ना बीपीएससी वाले पढ़ते हैं, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री ने सबको छकाया इस बार, क्योंकि बच्चों पर विशेष ध्यान देते हैं। तो पढ़ने का स्टाइल होना चाहिए जो हम इस बार अडॉप्ट कर रहे हैं अपने यहां। हमने इस बार कहा है कि हमारे पास 8 महीने समय है। जब ऑफिसर एकेडमी आपको 1.5 महीना में पूरा पढ़ा देता है, इस बार तो 8 महीना है। हम 6 महीना आपसे मांगते हैं और छात्रों को भी कहते हैं कि घर पे जो लोग हैं वो भी 6 महीना देखिए, मात्र 6 माह में आपको करना क्या है, इस बात को समझिए। 6 मंथ्स के अंदर में बच्चों को मान लीजिए कि टॉपिक नंबर 1 पढ़ना है। जैसे मैं इस बार मैंने जो अपने हिसाब से कोर्स को डिजाइन करा है उसमें ये कि मैंने रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ाया। तो बच्चों को मैं पहले कहता था कि आप एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए, लेकिन आपको ये करना है कि आप अपने शिक्षक से कहिए कि मैंने अगर रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ाया तो टीचर का ये काम बनता है कि उसके नीचे क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक में जहां जहां रिवोल्ट ऑफ 1857 है उसको अलाइन करके एक जगह करके बच्चे पढ़ें। मतलब टॉपिक फॉलोड बाय द क्लास 6 to 12 के एनसीईआरटी में जहां भी टॉपिक है वो फॉलोड बाय द बीपीएससी लेवल एमसीक्यू क्वेश्चंस। उसके बाद आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, जिस सेट को लगाना है आप लगाइए, जिन किताबों को लगाना है। दुनिया में कोई किताब खराब नहीं है और दुनिया का कोई भी शिक्षक खराब नहीं है। मैं सभी शिक्षकों का बराबर का सम्मान करता हूं, लेकिन आपको पढ़ना होगा, आपको मेहनत करना। सर 2-4 सवाल अभ्यर्थी का है। सबसे पहले सवाल ये है कि क्या इस बार जिस तरीके से बीपीएससी टीआरई 1 और 2 समाप्त किया गया, ये टीआरई 3 दिया जाएगा, रिजल्ट का भी डेट दिया गया है, सब कुछ है। सर इसमें 1 to 5 6 to 8 9 10 और 11 12 सभी का सीट रहेंगे। बिल्कुल डेफिनेट रूप से आप जब समाचार पत्रों का अध्ययन करेंगे, देखिए हम तो ना सरकार के प्रवक्ता हैं ना हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन विशेष आता है, लेकिन जब आप समाचार पत्रों का अध्ययन करेंगे, कई बार हम लोग अपने एसीएस जो शिक्षा विभाग के पाठक सर हैं उनका जब हम लोग कोई डाइट सेंटर पे या कहीं वो जाते हैं तो वहां का कोई वीडियो निकल के आता है तो उसमें क्लियरली बोला जाता है कि शिक्षकों की बहाली होगी। अब शिक्षकों की बहाली में 1 to 5 भी डेफिनेट आएगा, 6 to 8 भी आएगा, 9 10 भी आएगा, 11 12 भी आएगा। हां ये दस्तूर ये हो सकता है कि चूंकि प्राइमरी सेक्शन के अंदर में सीट्स बहुत कम हो सकती हैं, सेकेंडरी में थोड़ा और ज्यादा हो सकता है और सीनियर सेकेंडरी में और भी, तो सीटों का मूल्यांकन आप कर सकते हैं हम। लेकिन एक बात जो निकल के आई है वो हमने ये देखा है कि कई बार के पाठक सर ने कहा कि लगभग 50,000 से ज्यादा वैकेंसी आएंगी, तो सब लोग ऐसा मान के चल रहे हैं। अच्छा मान लेते हैं कि 5,000 ही सीटें आएंगी, तो क्या ये छात्र नहीं पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ेंगे। जिसकी जितनी कलम में ताकत होगी वो कलम से ऊपर पहुंचेगा। सर इस बार बीपीएससी टीआरई 2.0 में सप्लीमेंटरी रिजल्ट कितना लगभग आ सकता है, कब तक आ सकता है? मेरा निवेदन ये है कि सब इसकी एक कोई प्रक्रिया फिक्स कर देनी चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि एक बार में दो जगह पे लोग परीक्षा क्वालीफाई कर जाते हैं और अंततः मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप 6 to 8 में पास करते हैं और आप 9 10 में करते हैं, तो सब जरूरी सी बात है कि आप 9 10 को ज्वाइन करेंगे क्योंकि आप हायर इन लैडर, क्योंकि टीचर में क्या प्रमोशन होगा मुझे बताइए। आज भी आप शिक्षक होंगे और 30 साल बाद भी आप शिक्षक ही होंगे, तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी हायर इन लैडर जाता है, तो ऐसी परिस्थिति को अगर आप देखेंगे तो लोग 9 10 को ज्वाइन कर लेते हैं, 6 to 8 खाली रह जाता है। तो मेरा ये मानना है कि शायद आयोग इस प्रक्रिया को अपना रहा है कि जब ज्वाइनिंग कराई जाती है, काउंसलिंग कराई जाए तो सबसे पहले 11 12 वालों की कराई जाए, जिनका 2 रिजल्ट हुआ हो तो 11 12 में ज्वाइन कर लेंगे, फिर 9 10 में कर लें, फिर 6 to 8 में कर लें, और उसके बाद थोड़ा जल्दी प्रक्रिया जब पूरी हो जाती है उसके बाद जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात कर दी जाए। एक अच्छी बात ये है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की उम्मीद हम सबको इसलिए भी है क्योंकि टीआरई 1 के अंदर में आया है, भले उसकी संख्या पर मैं कोई बात बोलना नहीं चाहता, मैं अधिकृत भी नहीं हूं उसके लिए, लेकिन आप इन चीजों को देखिए कि सप्लीमेंट्री आया है तो ऐसी उम्मीद हम 2 में भी लगा सकते हैं कि सप्लीमेंट्री आएगा। और हां ये आयोग कौन सा है? बिहार लोक सेवा आयोग कहते हैं ना, भारत में अगर आज की डेट में गिनती की जाएगी तो लोक सेवा आयोग में सबसे चर्चित अगर कोई नाम आएगा तो बिहार लोग आएगा। एक बात को समझ लीजिए, 2.5 लाख लोगों को 2.5 लाख लोगों को नौकरी दे देना इस एक आयोग के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। इस बात को आपको और हमको और इन छात्रों को भी समझना होगा। तो आयोग बहुत अच्छे से काम कर रहा है। एक बात और आपने देखी होगी कि जितने भी छात्र आयोग को अपने ग्रीवेंसेस बताते हैं कुछ मैकेनिज्म में सुधार करने के लिए बताते हैं, वैसी परिस्थिति में आयोग उनको तुरंत ऑप्ट करता है और उसके बाद त्वरित कार्रवाई करके उसको जो है अपना लिया जाता है, तो ये अच्छी खबर है। सर पेपर में जिस तरीके से दिया गया था कि बच्चे का जो डिमांड हो रहा था 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जो आप बता रहे थे ऊपर से अतुल सर के द्वारा, विभूषण सर के द्वारा बताया गया कि समय इसमें लगेगा, तो ये भी हो सकता है क्योंकि अतुल सर बहुत सारी चीज एडॉप्ट करते हैं जिस तरीके से बताया, कहीं ये भी होगी बीपीएससी टीआरई 3 में इसको शामिल भी कर लिया जाए क्योंकि उसमें समय है, उसमें सब कुछ है। देखिए ऐसा नहीं होगा, मुझे लगता है और ईश्वर से प्रार्थना यही है कि छात्र हित में भी यही होगा कि टीआरई 2 के बच्चों को टीआरई 2 के सप्लीमेंट्री में शामिल कर लिया जाए, क्योंकि आप उन बच्चों से आपके कमेंट बॉक्स में पूछिएगा उनका दर्द जिनका आधा नंबर से 1 नंबर से या यूं कहें सबसे ज्यादा दर्द तो उनसे पूछिएगा जिन बच्चों का अपने डेट ऑफ बर्थ के कारण रिजल्ट छूट जाता है। तो वैसी परिस्थिति 3 अटेम्प्ट दिया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेगा अभ्यर्थी? ये कंफ्यूजन में है कि क्या हम 1 to 5 में 3 अटेम्प्ट अलग देंगे, 9 10 में 3 अटेम्प्ट देंगे, 6 to 8 में 3 अटेम्प्ट देंगे, 11 12 में 3 अटेम्प्ट देंगे, या बीपीएससी टीआरई 1 2 3 में दे दिए तो हो गया, कैसे अटेम्प्ट होगा? देखिए इस तरह के मुद्दों से मैं बहुत बचता हूं, लेकिन आज ही मैंने ऑफिसर्स एकेडमी के चैनल पे वीडियो बनाया है। वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि मैं आज तक इस तरह की बातों को नहीं करता हूं, लेकिन मैंने बनाया है। जब मैं बैठा हुआ था तो मुझे किसी बच्चे ने बोला कि ऐसी सी बात है, तो मैंने एक निवेदन किया सरकार से। देखिए इस बात को समझिए कि चूंकि टीआरई 1 और टीआरई 2 में बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिला बच्चों को, बच्चे तो इतनी साल में ठीक है हो गया तो अच्छी बात है ना, 1,20,000 लोगों को नौकरी भी मिली। देखिए हर बार नेगेटिव की जगह थोड़ा पॉजिटिव पक्ष भी देखा कीजिए यार, इस बात को समझिए कि कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं, है ना। कौन सी ऐसी सरकारें हैं मुझे बताइए जिसने 2.5 लाख लोगों को बहाल कर दिया इतिहास सरकार? यस, तो इस बात का थोड़ा सा तो ख्याल रखें। अब इस बात को समझिए आपकी अटेम्प्ट की जब हम बात करते हैं तो हम यूपीएससी भारत का सबसे बड़ा एग्जाम होता है जिससे आईएएस अधिकारी बनते हैं, उसमें भी जनरल के लिए 2000 पहले 4 से बढ़ा के 6 कर दिया गया था और वो छोड़ दीजिए, हमें किसी से तुलना नहीं करना है। बिहार लोक सेवा आयोग सीसीई की परीक्षा लेता है जिसका कैलेंडर आज भी जारी हुआ है, तो जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं उसमें भी कोई लिमिट नहीं है। अब किन परिस्थितियों में ये अटेम्प्ट को लिमिट किया गया है? क्या पहले के दौर में ऐसा होता था कि बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स हो गए, अब वो बार-बार एग्जाम दे रहे हैं तो कोई बच्चा अगर थोड़ा उम्र ज्यादा हो जा रहा है उस समय ज्वाइन करेगा तो भारत को बिहार सरकार को सकता है कि ऊर्जावान शिक्षक चाहिए, मतलब परिस्थितियां क्या हो आप जानते हैं, हम अनुमान लगा सकते हैं। तो वैसी परिस्थिति में आपके चैनल से मैं हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता हूं, भैया हमारे बिहार के छात्रों पर अगर सरकार से निवेदन है, हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता हूं कि आप अटेम्प्ट को या तो बढ़ा के 5 कम से कम कर दें या नो लिमिट कर दें, तो आपके लिए सोने पे सुहागा आज पहला दिन है। मैं अगर मुझे आप कहिए कि चैनल पर खड़ा होकर छात्रों की आपको भीख मांगना है तो मैं आपके सामने खड़ा होकर अपने हाथ पसार कर खड़ा हो जाऊंगा। अगर
बिहार सरकार संभव है, इस पर इनका सुन लीजिए। मुझे अंतर मन से पूरा भरोसा है कि सरकार जरूर सुनेगी। सर एक प्रश्न और है, बीपीएससी टीआरई 1 में जिस तरीके से कट ऑफ रहा, बीपीएससी टीआरई 2 में कट ऑफ बढ़ गया, तो बीपीएससी टीआरई में अनुमान लगा रहे हैं बच्चे की 100 पार भी हो जाएगा, जिस तरीके से देखा जा रहा है बच्चे तैयारी कर रहे हैं या जुड़े हुए हैं जो सिलेबस है। इसमें आप 2-3 बिंदु क्या बोलिएगा कि बच्चे ध्यान दें ताकि वो और भी। मैं पूरे भारत में इकलौता ऐसा शिक्षक हूं जो मैंने लोगों को कट ऑफ पर बयान देना बता दिया। ठीक है, कट ऑफ ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं ना ये बच्चे जानते हैं। कट ऑफ तो आप जानते हैं। नहीं, मैं आपको जो बात बोल रहा हूं, आप इस बात को बड़ी गंभीरता से समझिए। हम लोग फुहरता की ओर नहीं बढ़े, गंभीरता की ओर जाएं। कट ऑफ कैसे निर्धारित होता है? मैं ये जो डिजिटल बोर्ड है, मान लीजिए कि हमारे पास 100 लोगों की सीट्स हैं, ठीक है साहब, 1 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, तो मैं क्या करूंगा, पहले इनका एग्जाम हो गया, अब मुझे तो ये बताना है कि किस बच्चे ने कितना लाया है। उसके बाद मैं ये करूंगा कि जब ये 1 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिया, एक एक्सेल शीट बनेगी और ऊपर से सबसे ज्यादा वाला उससे कम ऐसे करके 1 लाख नंबर सजा दिया जाएगा। मुझे कितने बच्चों को लेना है? 100। मैं ऊपर से 100 पर रोक दूंगा कि मान लीजिए कि 100 जो आ रहा है उसका नंबर है 92 और यहां पे है 91.75, तो मैं कह दूंगा कि जो 100वां कैंडिडेट है इसका 92 है, इसलिए कट ऑफ क्या हो गया? 92 हो गया। तो कट ऑफ की प्रक्रिया होती है। एक बात को समझिए, कट ऑफ का अनुमान कौन लगाएगा? मतलब बढ़ सकता है या नहीं? देखिए, बढ़ना और घटना इस बात पर निर्भर करता है कि छात्रों के अंदर में परफॉर्मेंस क्या है, पेपर का लेवल क्या है, पेपर का लेवल क्या है, छात्रों का परफॉर्मेंस क्या है। इस बार तो और चुनौतियां ज्यादा होंगी क्योंकि पिछली बार कम समय मिल रहा था, इस बार समय है। तो मैं आम छात्रों से कहूंगा, वैसे लोग जो शिक्षक नहीं है, जो ना किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं ना किसी सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, मैं आप छात्रों से ये बात कहना चाहता हूं, 8 महीना आपके पास है, कलम घुसना शुरू करिए, खूब पढ़िए, मेहनत करके पढ़िए और सिस्टमैटिक तरीके से पढ़िए। हो सकता है कि हम लोगों ने भी कुछ कमियां रही हो, हमने भी अपनी कमियों को दूर किया। जो टीआरई 3.0 का जो हमारा बैच आएगा, पेड बैच, उसमें हम वो सारी कमियां दूर करके छात्रों को उस मुकाम तक ले जाने का कोशिश करेंगे जो बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं। मान लीजिए कि आप शिक्षक हैं, आप 8 साल से केवल एसएसटी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, 6 to 8 के बच्चों को सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स में। तो बट ऑब्वियस बात है कि 8 साल से आप पढ़ा रहे हैं सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में और उसको एक कॉमन बच्चे को मुकाबला करना है। इस बार चुनौती मेरे लिए भी है। देखिए, इस बात को समझिए कि अगर ये बिहार पूरा कहता है कि ऑफिसर एकेडमी सबसे ज्यादा रिजल्ट देता है, तो हमारे साथ एक रिस्क फैक्टर भी होता है कि उसको मेंटेन करना है। तो इसलिए हम लोग भी इस बार तैयार हैं। चुनौतियां अपरंपार है, लेकिन कहते हैं ना कि खिला भेद देंगे और छात्रों की सफलता का झंडा फिर से लहराएगा और बिहार में सिर्फ एक ही नाम लाया जाएगा, वो होगा ऑफिसर एकेडमी। 2 पॉइंट क्या बोलिएगा? बच्चे जब देखते हैं कि समय ज्यादा होता है, 8 मंथ हो गया, तो थोड़ा सा आराम करने लगे। 1 पॉइंट बोलूंगा, 2 पॉइंट ज्यादा आपने कह दिया। मैं एक मूल मंत्र देता हूं, अगर आप मेरे व्हाट्सएप पे होंगे तो मैंने कल एक रात स्टेटस लगाई थी। एक मूल मंत्र मैंने अपनी जिंदगी के लिए 2024 के लिए रखा था, 2 तो बहुत ज्यादा होगी, वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इसलिए कि जो बच्चा सुबह 4 बजे उठता है और जो बच्चा सुबह 9 बजे उठता है, 9 बजे वाला उठने वाला बच्चा और 4 बजे उठने वाला बच्चा, 4 बजे जो सुबह उठता है ना, वो 5 घंटे आपसे ज्यादा पढ़ता है। 5 घंटे पढ़ता है। 10 बजे के बाद कितने ऐसे बच्चे जो पढ़ते हैं 10 बजे के बाद बच्चे मोबाइल चलाते हैं, मैं भी चलाता हूं, मेरे घर में भी लोग चलाते हैं, तो मैं दूसरे को क्या बोलूंगा? तो ये जो मैंने अपने आप से कर लिया है कि मैं रात 10 बजे के बाद अपने फोन को नहीं छूऊंगा और 10 साढ़े 10 बजे मैं सोने चला जाऊंगा ताकि मैं सुबह 4 बजे उठूं। और अगर मैं 4 बजे जग गया, क्योंकि रात में 10 बजे के बाद पढ़ाई होती नहीं होगी, बहुत कम पढ़ने वाले तो पढ़ते हैं, रात भर पढ़ते हैं, लेकिन मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूं, तो 10 बजे अगर आपने मोबाइल अपना स्विच ऑफ करके रख दिया तो आप आधा शिक्षक बन गए। आधा शिक्षक बन गए। अगर 10 बजे आपने मोबाइल बंद करके रख दिया, लेकिन आधा शिक्षक बनने का मतलब नहीं है कि सुबह आप 11 बजे जगें। कहने का तात्पर्य ये है कि 10 बजे अगर आपने मोबाइल अपना बंद कर दिया और सुबह 4 बजे आप मुहूर्त नोट करके नहा धोआ करके बैठ के पढ़ने बैठ जाते हैं, तो आप लाखों कई लाख बच्चों से आगे निकल जाएंगे जो सुबह 9 बजे 10 बजे उठ के अपने दिन की शुरुआत करते हैं। और सुबह का 5 घंटा याद रखिएगा, 8 महीने आपको सरकारी नौकरी नियुक्ति पत्र आपके हाथ में होगी, उसको ना आप रोक पाएंगे ना हम रोक पाएंगे और ना ये 6 से 8 में पढ़ने वाले और 8 साल से पढ़ाने वाले सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल वाले टीचर रोक पाएंगे। आपकी विजय होगी, आपकी जय होगी और आप अपने मां बाप के सपनों को साकार करेंगे। एक शब्द, वो है डिसिप्लिन। मात्र लास्ट सवाल है, जिस तरीके से शिक्षक सुबह 8-10 बजे जा रहे हैं और शाम में 5 बजे आ रहे हैं, क्या विद्यार्थी जो शिक्षक नहीं बने हैं केवल 2 मंथ इतना तैयारी कर दें, इतना घंटा, तो 100% रिजल्ट लेंगे? देखिए, तैयारी का पैमाना हर व्यक्ति का अलग-अलग होता है। हो सकता है कि मैं 2 घंटे पढ़ के 20 यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वाला, ऐसे ही आपको भी वेब कॉपी मिल जाएगी जो आप अपना लॉगिन करेंगे और आप अपने आईडी को, तो अपने आईडी को लॉगिन करने के बाद आप वहाँ से अपनी वेब कॉपी का OMR शीट डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का कंप्लेंट ये कि हमने OMR जो मेरा जो OMR से है वो नंबर ज़्यादा आ रहा है बट उसमें कम नंबर दिखा रहा है या फिर उसकी वजह से मेरा नहीं हुआ है। तो एग्जैक्ट क्या नंबरिंग हुई है, क्या मार्क्स आपको मिले हैं, ये आपको आपके जब मार्क्स आ जाएंगे आपके लॉगिन आईडी पर तब पता चल जाएगा। तो इसलिए आप तब तक का वेट करिए। बाकी इसमें क्या घपलाबाजी हुई है क्या नहीं हुई है वो तो आगे पता चल ही जाएगा। तो OMR आप चेक कर सकते हैं, अपना देख सकते हैं, उसको मिला भी सकते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी जो है वो मैं आपको बता दूंगा और जो सीटों का जो बंटवारा है वो मैं आपको बता देता हूँ आगे की वीडियो में। हाँ तो फ्रेंड्स, जो कि मैं आपको बता रहा था कि अभी जो मैंने 6-7 कैटेगरी का जो रिज़ल्ट आपको बताया है कि जहाँ पर वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा थी और उसके एज़ कम्पेयर टू रिज़ल्ट्स को बहुत कम दिया गया है, वहाँ पर जो सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट है उसमें कट ऑफ ऑलरेडी 2-3 नंबर भी कम जा सकती है। मतलब अगर मैं बताऊँ तो इंग्लिश की बात करूँ, हिंदी की बात करूँ थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे बांग्ला की बात करूँ, पर्शियन की बात करूँ, फिर यहाँ पे आपका आ गया उर्दू की बात करूँ, यहाँ पे अरेबिक की बात करूँ या फिर संस्कृत की बात करूँ या फिर आपका ये सोशल साइंस की बात करूँ, तो इन सारे सेक्शंस में अगर आपके 3 नंबर तक भी कम हैं कट ऑफ से, तो आप थोड़ा सा उम्मीद रख सकते हैं क्योंकि आपके सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि वैकेंसी से ऑलरेडी कम रिजल्ट दिया गया है। ऊपर से इसमें से कितने लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, कितने लोग छोड़ के भागेंगे, कितने लोग 11-12 में जाएंगे, कितने लोग और कहीं चले जाएंगे। तो कुल लेकर के सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आपके 3 नंबर तक कम होने के चांसेस बने रहेंगे। जो भी आपका कट ऑफ रहा है पहले उससे 3 नंबर, मान लीजिए जनरल में आप रहे हो 80 नंबर गया हो तो उससे 3 नंबर कम करके आप मान सकते हैं 77 नंबर तक आपका एक तरह से उम्मीद रहेगा। बाकी जो अदर सेक्शंस में है, तो अदर सेक्शंस में जो बचा हुआ जो सेक्शंस है उसमें 1 से 2 नंबर का कट ऑफ आपको मतलब डाउन होने का चांसेस रहेगा। 1 नंबर, आधा नंबर, 2 नंबर ऐसे ही डाउन होगा। अब मैं फ्रेंड्स जो आपको बताता हूँ इसी तर्ज पर जैसे मैंने 9th-10th का आपका पूरा डाटा दिया ना, उसी तरह से आप 6 to 8 में भी मान के चलें, उसी तरह से 11-12 में भी मान के चलें आप, और 1 से 5 में भी मान के चलें। तो इन सारे जगहों पर भी क्या है ना फ्रेंड्स की वैकेंसीज़ की तुलना में जो है वो रिजल्ट कम दिया गया है हर सेक्शंस में। आप खुद उठा करके देखिएगा कि आपका सेक्शंस में कितना कम दिया गया। मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताता हूँ कि 6 to 8 में मैथ साइंस का जनरल का, मैं सिर्फ जनरल बता रहा हूँ अभी आपको, जनरल मेल बता रहा हूँ। जनरल मेल में 2215 सीटें हैं, शायद 2275 सीटें, सॉरी 2275 सीटें, जिसमें से रिजल्ट सिर्फ 1900 लोगों का दिया गया। मेल की मैं बता रहा हूँ। इसी तरह से अगर टोटल सीटों में अगर इसको काउंट करेंगे तो अगर 32,000 रिजल्ट
वो था, तो करीब तकरीबन ये ज़्यादा से ज़्यादा दिए होंगे तो 25-26 हज़ार रिजल्ट दिए हैं, यानी 6-7 हज़ार रिजल्ट उसमें भी नहीं दिए हुए हैं, 6 to 8 में भी नहीं दिए हुए हैं। तो इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा। तो जो रिजल्ट नहीं दिया गया है हो सकता है उसको आगे चल के सप्लीमेंट्री रिजल्ट में दिया जाए। और दूसरी बात ये है कि जो बच्चे भागेंगे इधर उधर इस जैसे मल्टीपल रिजल्ट, जैसे मान लीजिए 6 से 8 में वैकेंसी में नाम उनका नाम आया है, 9 से 10 में भी आ गया, 11 से 12 में भी आ गया, तो 11 से 12 में चले जाएंगे तो ये 2 जगह सीट खाली करेंगे ना, तो उसी तरह से सीट बहुत ज़्यादा खाली होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका 1-2 नंबर कम कट ऑफ है, मतलब आपका नंबर कम है, तो आप उम्मीद पूरा रखिए कि आपका सप्लीमेंट्री में हो जाएगा। और जहाँ पे सीट और रिजल्ट की जो मतलब कंपैरिजन है, अगर वहाँ पे रिजल्ट बहुत कम दिया गया है सीटों की तुलना में, तो वहाँ पे आप 3 नंबर तक भी अपने कट ऑफ को डाउन मान करके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये बात मैं आपको बता दिया। बाकी मैं बता दूँ नियुक्ति पत्र का, तो 15 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी के बीच में नियुक्ति पत्र देने की बातें लोग कह चुके हैं, कन्फर्म हो चुका है। तो इसके बीच में आपको नियुक्ति पत्र कभी भी मिल जाएगा। अभी जो है वो ट्रेनिंग चल रही है, कुछ लोगों की बीआरसी में चल रही है, जो कि स्कूल की तरफ से होता है, स्कूल जाना होता है, तो कुछ लोगों का डाइट में चल रहा है, जो कि 15 दिन की आवासीय ट्रेनिंग होती है। तो आप देखते हैं अगला नियुक्ति पत्र कब आता है। तो नियुक्ति पत्र मेरे हिसाब से 15 तारीख तक बोले हैं, तो दे भी देंगे 15 तारीख तक। तो 15 जनवरी तक आप लोग का वेट रहेगा। बाकी मैं आपको बताऊं तो आपका जो कट ऑफ मैंने आपको डिसाइड किया, बाकी आप आगे का वीडियो देख लीजिए। अर्निंग का ग्रुप आपको दिखाऊंगा। चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, देखिए ये डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इस तरह से लिंक दिया, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद खुलेगा कुछ इस तरीके से। नीचे जो है साइन अप वाले जो अकाउंट बना है उसमें आप क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। यहाँ पर नीचे रेफर कोड में मेरा रेफर कोड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आप जरूर डालिएगा, क्योंकि ये रेफर कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आपका कूपन होगा एक्टिव। फिर उसका ग्रांट परमिशन करने के बाद आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा थोड़ी देर में, फिर वेरीफाई होने के बाद आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर अपना डिटेल अपना नाम रखिएगा और आप जो रेफरल कोड मेरा ये वाला है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई वाला लिख करके आगे बढ़ जाएगा। फिर आप कोई भी अपना जीमेल आईडी कोई भी चुन लीजिएगा जो आपको चाहिए, फिर यहाँ से यस करके आगे बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करके यस कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ाइएगा। फिर आपको ऊपर अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है, फिर उसके बाद अपना नाम लिखना है, फिर आगे आपको सबमिट कर देना है। आपका नाम आ रहा होगा, आप उसको देख लीजिएगा, सही होगा तो आप यस करके सबमिट करके आगे बढ़ जाइएगा। तो आप जो है जब इस पर यस करके सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। आप यहाँ पर नीचे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है आपको। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ये करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आगे बढ़ जाना है। फिर आपके आधार कार्ड नंबर पर जो है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वहाँ पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे देखिए ओटीपी आ गया और इस ओटीपी को हम लोग फिल कर दिए हैं। ओटीपी फिल करने के बाद आपको यहाँ पर 6 डिजिट जो है यहाँ पर डिजी लॉकर का आपका पासवर्ड कर लेना है, डाल देना है, और नहीं पता हो तो फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अलाउ करके आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे आपको डिजी लॉकर का आएगा, फिर ये आपको अप्रूव हो गया। फिर आप यहाँ पे अपना अकाउंट मतलब बैंक का अकाउंट भी आपको लिंक करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका एक भी पैसा नहीं लगता, लेकिन सिर्फ आपको लिंक करना है। फिर आप बाद में इसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा आपको जब आप कमा लीजिएगा अपना पैसा। तो फिर यहाँ पे आपको अपना बैंक वगैरह चुन करके आपको आगे बढ़ जाना कि कौन से बैंक में खाता है। फिर यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह डाल दीजिएगा और अपना एफएससी कोड डाल करके लिंक एक बैंक अकाउंट करके आप आगे बढ़ जाइएगा। फिर वहाँ के बाद आपको अपनी एक सेल्फी यानी आपको अपना एक फोटो खींचना है, सेल्फी कुछ इस तरीके से। फिर आप सेल्फी क्लिक करके आप उसको सिग्नेचर करने के लिए आएगा। यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए आप कुछ भी जैसे स्क्रीन पर यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा, तो वो स्क्रीन पर ही आप लिख करके अपना सिग्नेचर इस तरह से आप अपलोड भी कर सकते हैं और स्क्रीन पर वहीं पर लिख भी सकते हैं। तो या फिर आप अपने जहाँ भी आपका सिग्नेचर होगा वहाँ पर ले करके अपना अपलोड कर दीजिएगा, या फिर आप वहीं पर तुरंत सिग्नेचर करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो है इस तरह से अपना कुछ एनुअल इनकम बताना होगा, आपका 0 रुपया तो 0 रुपया बता दीजिएगा। फिर यहाँ से आपका जो भी आप काम करते हो वो बता दीजिएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिखिएगा, जो भी होगा आपका वो लिखिएगा। उसके बाद आगे से नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट करने के बाद आप जो है आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे अपना मेल चुन लीजिएगा, यहाँ पे अनमेरिड या मैरिड जो होंगे वो चुन लीजिएगा। यहाँ पे आपका मंथली फंड चाहिए, फिर क्वार्टरली चाहिए, भी आप चुन लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका अकाउंट कुछ इस तरीके से फिर यहाँ पे लिखेगा आई कन्फर्म, वो पर क्लिक करेगा आई कन्फर्म पे। फिर यहाँ पे नीचे आधार कार्ड नंबर लिख करके इसको वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड पे फिर से एक बार ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट खुल चुका होगा कुछ इस तरीके से। आपके सामने होगा, आप इसमें जो है मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है और अन्य रेफर करके जहाँ पे आप रेफर करके आप देखेंगे तो ये आपको खुल जाएगा। इस तरह मेरे वाले में आपको देख सकते हैं। तो आप इसमें शेयर लिखा हुआ है, इसमें शेयर करके अपने माता पिता भाई बहन दोस्त यार फ्रेंड्स आपके सर्कल जितना भी पड़ा हुआ है ये पैसा मैंने वहीं से कमाया, इससे ज्यादा मैंने यहाँ पर यहाँ किया है, प्रोडक्ट करता है। ये सारा पैसा मैंने वहीं से किया, आप भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिखा दूं तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर मैंने 500 रुपया किया था, उसके बाद मैं आपको दिखा दूं 750 रुपया मैंने 3 बार किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 750 ये मैंने वहीं से किया है। फिर मैं आपको दिखा दूं ये भी मैंने 750 3 बार ये भी मैंने किया था। उसके बाद मैं लास्ट में 26 तारीख को